गुड मॉर्निंग टू ऑल शिक्षार्थियों। जैसे कि आपको बता रहा था कि आज के जो हमारे विशेषज्ञ हैं श्री गिरीश गुरुरानी जी हैं। आपका लगभग 35 साल का जो प्रोफेशनल अनुभव है मीडिया में, और अभी आप उत्तराखंड के दैनिक हिंदुस्तान जो कि एक जाना माना अखबार है उसके स्थानीय संपादक हैं। और आपका बहुत ही लंबा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है और समय समय पर आपका जो है हमें सहयोग मिलता रहता है। और आज जो आपको जो मैंने विषय कहा था समाचार, और समाचार की रूपरेखा पर आपको जो है विस्तृत जानकारी देंगे। धन्यवाद डॉक्टर रियाल साहब। साथियों नमस्कार, मैं गिरीश गुरुरानी हूं। आप सबको शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं आप सब तक मेरी आवाज आ रही होगी। मुझसे अपेक्षा की गई है कि मैं समाचार लेखन पर आपसे चर्चा करूं। मैं पत्रकारिता के सैद्धांतिक क्षितिज से बाहर व्यावहारिक धरातल की बात करना चाहूंगा। मुझे अपने कुछ अनुभव आपके साथ बांटने हैं। समाचार लेखन के छोटे छोटे प्रयोग शेयर करना चाहूंगा। आशा करूंगा आपके लिए यह व्यावहारिक और उपयोगी होंगे। समाचार की परिभाषा, आप स्टूडेंट हैं, आप जानते हैं, वह घटना हो, समसामयिक विषय हो, ऐसी सूचना का अद्यतन होना, ताजा होना जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है कि वह जनरुचि की हो, पाठक, दर्शक और श्रोता के लिए उपयोगी भी हो। यहाँ मैं दो शब्दों पर जोर देना चाहूंगा, जनरुचि और उपयोग। कृपया जो नए शिक्षार्थी हैं, नए स्टूडेंट हैं जर्नलिज्म के, अगर वो इन दो शब्दों को नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। जनरुचि और उपयोग से मेरा तात्पर्य है, सूचना जितना अधिक जनरुचि की होगी, उपयोगी होगी, उतनी ही बड़ी खबर कहलाएगी। इससे आगे उदाहरण के रूप में समझाएंगे। फिलहाल शुरू करते हैं हेडिंग से। संक्षेप में ये कहना चाहूंगा कि हेडिंग सरल भाषा में हम कह पाए, लिख पाए, दिखा पाए तो सबसे अच्छा रहेगा। हेडिंग ऐसा हो जो समूचे समाचार का एक लाइन में प्रतिनिधित्व करता हो। संक्षिप्त सारगर्भित तो उसे होना ही चाहिए, स्पष्ट भी होना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे मुंशियारी में हादसा 10 मरे, हम एक खबर बनाते हैं, तो ऐसे में सबसे जरूरी क्या होता है हेडिंग के लिए? मुझे ऐसा लगता है कि अगर हेडिंग में स्थान अगर का नाम अगर दे पाए आप तो बेहतर रहता है, और विषय और परिणाम ये तो आने ही चाहिए। तो तीन चीजें हो गई, क्या? स्थान, विषय, परिणाम। इन तीनों का अगर समन्वय होगा तो प्रभाव ज्यादा रहेगा। अब ये थंब रूल नहीं है, क्योंकि अलग-अलग परिस्थितियों में आपको हेडिंग अलग-अलग तरीके से बनाना पड़ता है। कभी-कभी उसका परिणाम नहीं आ पाता, कभी-कभी स्थान नहीं आ पाता। स्थान बहुत जरूरी भी नहीं है, विषय और परिणाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विषय सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जैसे इस जो हेडिंग मैंने बोला आपको, मुंशियारी में हादसा 10 मरे, इसमें स्थान क्या है? मुंशियारी। विषय क्या है? हादसा। परिणाम क्या है? 10 की मौत। तो तीनों चीजों का सामंजस्य है तो वो ज्यादा बेहतर हो जाता है। और हेडिंग को प्रॉपर नाउन से अगर हम शुरू करते हैं तो उसका प्रभाव अधिक होता है। रीडर, दर्शक या श्रोता उसकी तरफ अधिक उसको एकदम से उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। जैसे इसमें मुंशियारी है तो संबंधित क्षेत्र के लोग इसके प्रति आकर्षित होते हैं। खासकर आजकल जो क्षेत्रीय जर्नलिज्म है, चाहे वो टीवी का हो या रेडियो का हो या फिर न्यूज़पेपर का हो, जो प्रादेशिक पत्रकारिता है, क्षेत्रीय पत्रकारिता है, उसके लिए इस तरह की चीजें आवश्यक होती हैं। अच्छा, दूसरा है, जैसा कि मुझसे कहा गया था कि खबर लेखन पर बात, हेडिंग के बाद क्या आता है? इंट्रो। यह खबर का प्रारंभ और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, आप सब जानते हैं। समाचार की सबसे खास बातें पिरोकर इंट्रो में ही शामिल करनी होती हैं। उदाहरण के लिए किसी मंत्री की सभा हो रही है, जनसभा, वो अनेक घोषणाएं करते हैं। उसमें से किसको इंट्रो में लेंगे? किसे लेंगे? जो पाठक के लिए, दर्शक के लिए या श्रोता के लिए अधिक उपयोगी हो। इसीलिए मैंने जनरुचि और उपयोगी शब्द का इस्तेमाल किया था, ऊपर जोर दिया था उस पर। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता बताई थी। अब मैं जैसे एक उदाहरण देता हूं आपको कि मंत्री ने कहा 500 किलोमीटर नई सड़कें बनाएंगे, 100 अत्याधुनिक स्कूल खोलेंगे, 1 साल में 50,000 नौकरियों के लिए भर्ती निकालेंगे, मंडी शुल्क 2% कम कर देंगे। अब इसमें थोड़ा-सा सोचने की बात है। आप भी विचार करें कि इसमें सर्वाधिक जनरुचि और पाठक, दर्शक या श्रोता के लिए अधिक उपयोगी क्या है? हम उसी के हिसाब से इसमें तय करेंगे कि इंट्रो की पहली लाइन क्या बनाएं, इंट्रो किस चीज से शुरू करें, कैसे शुरू करें खबर को। हालांकि मानक केवल जनरुचि और उपयोगिता ही नहीं होती, कई बार विवाद के विषय होते हैं। विवाद के विषय हो सकता है जनरुचि ज्यादा पैदा करें उपयोगिता से। तो इसको समझने के लिए हमने एक उदाहरण दिया है। ये संपूर्ण मानक नहीं है,
लेकिन फिर भी अगर हम ये 3-4 घोषणाएं जो उन्होंने की थी, तो इनमें से अगर कहें तो जो 50,000 नौकरियों की बात है, उसके लिए भर्ती निकलने वाली है, उसको हम खबर की शुरुआत कर सकते हैं उससे, इसलिए कि वह लाखों बेरोजगारों, युवाओं के रुचि की खबर है और उनके लिए उपयोगी है। पुनः मैं जन रुचि और उपयोगिता पर, समाचार की उपयोगिता पर कितने लोगों के लिए उपयोगी है, उस पर जोर देना चाहूंगा। अब समाचार जो लेखन है, समाचार लेखन के लिए कुछ जरूरी बातें हैं इंट्रो के अलावा। ये प्रारंभिक बातें हैं। प्रारंभिक बातें ये हैं जो मैं अपने अनुभव के आधार पर आपसे शेयर कर रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें स्रोत या सूत्र जिसे आप कहते हैं, उससे सूचना मिलेगी। सबसे पहले इंफॉर्मेशन कहां से आएगी? सोर्स से आएगी। किसी पत्रकार के लिए सोर्स ही सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे पास कोई दिव्य दृष्टि नहीं होती कि हम पूरे जिले, शहर या उस क्षेत्र जो हमको, जहां से हमें रिपोर्टिंग करनी है, उसके हर कोने को देख सके, उस हर कोने पर हमारी नजर हो। हर कोने से हमें इंफॉर्मेशन कौन देता है? सोर्स देता है। लिहाजा हम सबसे पहले रिपोर्टिंग शुरू करने से पहले किसी जगह पर हम सबसे पहले अपने सोर्स बनाते हैं, जो हमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन देते हैं, वो हमारा फर्स्ट इंफॉर्मेशन इंफॉर्मर है। अब उस फर्स्ट इंफॉर्मेशन को के लिए दूसरी बात है, सूत्र के बाद तथ्य, फैक्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन की पुष्टि के लिए हम तथ्यों की पड़ताल करते हैं, हम कंसर्न अथॉरिटीज से कंफर्म करते हैं। अब अगर ये कंफर्म हो गया है तो ये खबर में परिवर्तित हो जाएगा। अगर ये कंफर्म नहीं हुआ है तो एक इंफॉर्मेशन मात्र है हमारे पास, ये अभी अभी न्यूज नहीं बन पाई। ये इंफॉर्मेशन गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। अभी तक सही होने की पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि तथ्य यानी फैक्ट, तथ्य पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर तथ्य नहीं होगा, हमारी खबर गलत हो जाएगी। तो हमारी और हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए या जिस न्यूज़पेपर के लिए, टेलीविजन चैनल के लिए, रेडियो के लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उसकी विश्वसनीयता को भी हम संकट में डाल देंगे। अब तथ्य के लिए एक चीज अगर आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे सत्यमेव जयते एक ध्येय वाक्य है, उसी तरह हमें करना चाहिए जर्नलिज्म में तथ्यमेव जयते, ये भी नोट करना चाहिए सत्यमेव जयते के साथ। मेरी आवाज मिल तो रही है ना? हेलो? जी जी सर, आ रही है। अच्छा ठीक है, मुझे लगा कहीं मैं अकेला बोल रहा हूँ और ना ना शुभम को नहीं सर, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा, थैंक यू। आपके बताने का तरीका अच्छा है सर, इसलिए ध्यान से सुन रहे हैं सब लोग। अच्छा फिर तो चलिए, आपको ठीक लग जाए तो ठीक है। हाँ सर, सत्य में जयते के साथ क्या है दूसरा? तथ्यमेव जयते। तथ्य में हो जाते। ओके सर, ठीक तथ्यमेव है। जयते, हाँ बिल्कुल, आप डिस्कस कर सकते हैं, बातचीत में ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद सर। तथ्यमेव जयते जर्नलिज्म का मूल सिद्धांत मुझे लगता है, मेरे अपना मतलब अनुभव ये कहता है कि तथ्यमेव जयते हमें याद रखना चाहिए हमेशा। कई बार, क्योंकि सत्य और तथ्य में भी फर्क है, हाँ ये ध्यान रखने वाली बात है। सत्य और तथ्य में भी फर्क है। कई बार सत्य ये होता है कि एक व्यक्ति ने एक अधिकारी को रिश्वत दी, ये सत्य हो सकता है, पर अगर उसके तथ्य नहीं है तो फिर वो न्यूज बनाना उसका आसान नहीं होगा, नहीं बना पाएंगे जब तक तथ्यों से उसकी पुष्टि नहीं हो जाएगी। सत्य तो है पर तथ्य की पुष्टि नहीं हो पाई। इसलिए मैं तथ्यमेव जयते पर ज्यादा जोर दे रहा हूं कि फैक्ट, किसके फेवर में फैक्ट होना जरूरी है, साक्ष्य होना जरूरी है। एफआईआर हो गई है तो फैक्ट आ गया, कोई आदेश हो गया है जांच का, फैक्ट आ गया आपके पास। तो सत्य के साथ तथ्य का होना बहुत जरूरी है। मैं 2 उदाहरण देता हूं आपको। एक बार एक रोडवेज की बस में, ये घटना है हिमाचल प्रदेश की, बैजनाथ की। वहां एक बस में चरस पकड़ी पुलिस ने, और पुलिस गुड वर्क को, पत्रकारों को जल्दी शेयर करती है। उन्होंने तत्काल इंफॉर्मेशन दी सारे पत्रकारों को कि हमने 1.5 किलो चरस पकड़ ली है, इसके साथ सुरेश कुमार फला 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 को, माफ कीजिएगा आप में कोई सुरेश कुमार हो तो मेरा उद्देश्य नहीं था, मैं नाम इसलिए ले रहा हूं कि उदाहरण देना है। सुरेश कुमार ये सुरेश कुमार फला पते के व्यक्ति को हमने गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि जबकि वो जो पकड़ा गया था लड़का, उसने अपना नाम रमेश कुमार के बजाय सुरेश कुमार बता दिया पुलिस को, जल्दबाजी में, पुलिस को छकाने के लिए, और पुलिस ने सुरेश कुमार ही सबको लिखा दिया, खबर छप गई।
2 दिन बाद सुरेश कुमार कहीं रमेश जो सुरेश कुमार है, असली सुरेश कुमार, वो कोई और काम करता था। लोगों ने उससे कहा, भाई आप कब छूटे जेल से, आप तो चरस में जेल चले गए थे। उसने कहा, कौन कहता है? उसने कहा, अखबार में छपा है, सभी अखबारों में छपा है। अखबार देखे गए तो सही था। उसने किसी वकील साहब से बात कही, उन्होंने कहा बहुत अच्छा मुकदमा है, अच्छा मुआवजा मिल जाएगा, नोटिस दो, बाकी केस में लड़ूंगा। नोटिस हो गया, मुकदमा दर्ज हो गया और 5 अखबार उसमें घिर गए। अब हुआ ये था कि सुरेश कुमार ने अपना नाम गलत बता दिया। बाद में थाने में ले जाने के बाद जब उसको थोड़ा उन्होंने, पुलिस वालों ने, जैसा उनका स्टाइल रहता है, अपने तरीके से उस पर दबाव बनाया, तो उसने अपना असली नाम रमेश कुमार उगल दिया। रात को जो एफआईआर लिखी गई है वो रमेश कुमार के नाम से लिखी गई है और सुरेश कुमार तो कहीं था ही नहीं रिकॉर्ड में। तो इसलिए 5 अखबारों के खिलाफ मुकदमा हो गया था। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि कभी कभी इस तरह की त्रुटियां हो जाती हैं। फैक्ट आए भी पुलिस से, लेकिन क्योंकि एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, इसी मामले में रह गया मामला। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा, तीसरी चीज है, पहली पहली चीज हमने कही सोर्स यानी सूत्र, दूसरा तथ्य, तीसरा एंगल। फॉर एग्जाम्पल एक दुर्घटना होती है, उसमें अगर हम कोई एंगल उसका केवल सिंपल ये करने के बजाय कि एक दुर्घटना हुई, 3 लोग मर गए, या एक जनसभा हुई उसमें मंत्री ने ये कहा, ये कहने के बजाय उसमें कोई कॉन्ट्रास्ट देख पाए, उसमें कोई ऐसी बात देख पाए, उसमें कोई ऐसा एंगल हो, उसको हम चुन लें, तो हम दूसरों से आगे निकल जाते हैं। एंगल सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहता है। इंट्रो लिखने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने सही एंगल नहीं पकड़ा तो समाचार का महत्व कम हो जाता है उससे। अब इसके बाद अगला जो चौथी चीज है वो है शब्द शिल्प। शब्द शिल्प का मतलब, आप शब्दों को ऐसे पिरो देते हैं कि रीडर, दर्शक या श्रोता उसे काफी पसंद करता है और लोग कहते हैं अक्सर कि फला पत्रकार बहुत अच्छा लिखता है। तो ये शब्द शिल्प है। इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। अगर आप अभ्यास करते हैं तो शब्द शिल्प आपका बेहतर हो सकता है। हम अब इसके लिए क्या करें? इसके लिए कोई अलग से काम करने की जरूरत नहीं है। हम कुछ बेहतरीन संवाददाताओं को अपना आदर्श बना सकते हैं, जो बहुत अच्छा, जिनका न्यूज राइटिंग है, उनको हम अपना आदर्श बना सकते हैं। उनकी खबरें लगातार पढ़ करके, उनका उनका प्रस्तुतिकरण देख करके या सुनकर हम अपने शब्द शिल्प को बेहतर कर सकते हैं। अब एक चीज है, इसके बाद समय प्रबंधन। आपके पास सोर्स अच्छा है, उसने समय पर सूचना दे दी, तथ्य आपने कंफर्म कर लिए, तथ्य हो गए आपके पास। एंगल, आप समझदार रिपोर्टर हैं, आपने उसमें से एंगल चुनने में मेहनत की, परिश्रम किया, एंगल भी अच्छा निकाल लिया, शब्द शिल्प भी आपने उसका ठीक कर लिया, सब कुछ अच्छा है। लेकिन अगर आपका टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं है तो आप पिछड़ सकते हैं। आजकल सारे मीडिया हाउस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी हैं। ऐसे में जो डेली अखबार की आदत होती थी हम लोगों की, हम तो 4 बजे से पहले खबर ही नहीं लिखते थे कभी, चाहे घटना सुबह 9 बजे की हो गई हो, आदत में था। लेकिन अब हमें समय के साथ बदलना होगा, अपना टाइम मैनेजमेंट ठीक करना होगा। डेली अखबार के लिए शाम को खबरें चाहिए, लेकिन अब हमें डिजिटल पर तो तत्काल चाहिए। तो इसलिए रियल टाइम रिपोर्टिंग एक शब्द है, RTR। रियल टाइम रिपोर्टिंग नहीं होगी तो हम पीछे छूट जाएंगे। वैसे भी डिजिटल न भी हो तो भी न्यूज़पेपर में बेहतर डिस्प्ले आपको नहीं मिल पाएगा अगर डेस्क पर आपकी खबर समय पर नहीं पहुंच पाई है तो। क्योंकि कई कई बार डेस्क वाले मन बना लेते हैं कि आज मुझे इस खबर को टॉप बॉक्स बनाना है, वो उसको सजाने में लग जाता है, उसका वैल्यू एड करता है, उसमें ग्राफ बनाना शुरू कर देता है, उसमें बहुत सारी चीजें वो समाने के बाद, फोटो वोटो उसको ठीक से एडिट करवाने के बाद उसको फ्लायर के रूप, टॉप बॉक्स के रूप में एक सजाना शुरू कर देता है। अब ने सजा दिया तो अब वो टॉप बॉक्स तो नहीं बनाएगा उसको, चाहे तो बॉटम बना देगा। तो इसलिए आपका जो न्यूज का डिस्प्ले था वो टाइम मैनेजमेंट की वजह से, समय प्रबंधन खराब होने की वजह से रह सकता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके समय पर उसको तैयार करके दोबारा पढ़ने के बाद अपने डेस्क को या जिसको भी आप भेजते हैं उसको भेज दें। तो 5 चीजें थी। नंबर 1 था सोर्स, नंबर 2 था तथ्य यानी फैक्ट,
नंबर 3 था एंगल, कौन सा एंगल दें खबर को, शब्द शिल्प और समय प्रबंधन।